3, 4, fourth. A thin spherical insulating shell of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught. A hole with a small area alpha into 4 pi r square is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which one of the following statement is correct? The ratio of potential at the center of the shell to that of the point at r by 2 from center toward the hole will be 1 minus alpha 1 minus 2 alpha. तो जाहिर सी बात है भाई कि इस पूरे शेल के कारण, ये जो शेल है इसके कारण पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, ठीक। अब जो छोटा सा एलिमेंट तुमने हटाया है उसके कारण से जो पोटेंशियल आना चाहिए वो r/2 पर इस जगह वो वाला पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ/r माइनस के वो छोटा सा जो एलिमेंट है वो वाला r, ये आ गया किसका पोटेंशियल, सेंटर का। वो कर देंगे बाद में, देख लेंगे, ठीक है। अच्छा r/2 पर बोलो KQ/r, तो KQ/r ही रहेगा, माइनस क्या लिखूं K स्मॉल क्यू अपॉन r/2। स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये V नॉट दिया गया है तो K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R इक्वल टू क्या है V नॉट, ठीक। तो K स्मॉल Q, देखो जरा ये क्या दिया है, एरिया दिया है, तो एरिया दिया है तो सिग्मा यूज करके आप इस पर चार्ज निकाल पाओगे, अरे बोलो ना यार। तो अल्फा सिग्मा ही तो, मतलब इस पर चार्ज जो आएगा वो उस अल्फा रेशियो में तो आएगा, तो क्या जाएगा K अल्फा Q अपॉन, या सीधा सीधा स्मॉल Q की वैल्यू अल्फा Q हो गई, बस। नहीं समझ में आया क्यों हो गई, आया क्लियर, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं 4th में कोई और डाउट, कोई और बात पूछनी है 4th में, नहीं 5th में सेकंड ऑप्शन, हाँ पोटेंशियल हमने सॉलिड मेटल स्फीयर पे जो सरफेस पे होता है वो p/2 KQ/r लेंगे ना, इस वजह से KQ/r ले कैसे। सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टर में तो सारा चार्ज सरफेस पे ही होगा भाई, सॉलिड होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कंडक्टर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर नहीं है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर को दिया गया सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो दोनों केस में सरफेस पे ही आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 10th. A charge shell of radius r carries a total charge q given phi as the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h, radius r, and with its center same as that of the shell, ठीक है। Here center of the cylinder is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and bottom surface. Which of the following option is are correct? देखो जी, इसमें मतलब इसमें डायग्राम बना बना करके क्वेश्चन करते जाना है। ये है रेडियस r और टोटल चार्ज है q। अब h की वैल्यू एक बार ग्रेटर देन 2r है, ठीक, तो h की वैल्यू ग्रेटर देन 2r होने पर क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा, आएगा, ठीक। एंड r इज ग्रेटर देन r और इसकी रेडियस भी बड़ा है, तो यानी कि ये जो बनाया ये नहीं होगा, पूरा स्फीयर अंदर आ जाएगा बच्चा, पूरा स्फीयर अंदर आ गया, ये लीजिए साहब। और पूरा स्फीयर अगर अंदर आ गया तो क्या फ्लक्स के बारे में क्या ख्याल है, कितना फ्लक्स होगा, Q बाय बस Q/ε0 होगा, सहमत है। अच्छा बस आपको यही निकालते जाना है कि इसके अंदर कितना चार्ज ट्रैप हो रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में डाउट, क्योंकि ये तो ऑप्शन, ये तो आसान लग रहा है, सी और डी। ओके अभी देख लेते हैं जी। इफ h इज ग्रेटर देन 2r, ठीक, एंड r इक्वल टू 4r/5, तो ये लीजिए साहब, और जो उसकी रेडियस है वो 4r/5 के बराबर है, सिलेंडर की रेडियस, तो ये रेडियस है 4r/5,
ये है R, ठीक, ये है सिलेंडर, ये सिचुएशन समझ में आई? Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है फाई कितना होगा, फाई के बारे में क्या ख्याल है? तो कैसे फाई निकालें भाई? तरीका कोई निकालने का? जो चार्ज ट्रैप हो गया वही होगा। वो चार्ज कितना ट्रैप हुआ देखो जी, ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला कैप और ये नीचे वाला कैप, यही होगा। ये एरिया निकाल लो। अब ये एरिया सर कैसे निकालते हैं देख लीजिए, ये एरिया कैसे निकालते हैं। ये एरिया निकालने का तरीका ये है 4r/5, ये है r, ये एंगल बोलो कितना 37, तो ये एंगल कितना हुआ 53 हो गया। तो स्फीयर का एरिया आ गया कितना 4πr², 2πr², 1 माइनस cos 53। ये ऊपर वाले कैप का एरिया हो गया, इतना ही नीचे वाले कैप का एरिया हो जाएगा, इसका डबल हो गया। अरे हो गया ना, ये 4πr² का जितना फ्रैक्शन होगा चार्ज का भी तो उतना ही फ्रैक्शन आएगा। क्या इससे आंसर नहीं आ रहा बच्चा? आ रहा है, बस हो गया खत्म। ठीक, सी समझ में आया बेटा? अब दोनों लोगों को पीछे सी समझ में आ गया। डी, अब तो डी हो ही जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, 12th, two identical non-conducting solid sphere of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same length. At equilibrium, the angle between the string is alpha. The sphere are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg per meter cube and dielectric constant 21 if the angle between the strings remain the same after the immersion. अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है ये। देखो जी, वो कह रहे हैं कि ये एंगल अल्फा है, ठीक। अब देखना, ये एंगल अल्फा होने का मतलब क्या है बच्चों? ये एफ ई होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कौन सा फोर्स होगा? एम जी। टेन अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी होनी चाहिए, जरा बैलेंस करो, टी साइन अल्फा टी कॉस अल्फा को। अब ठीक है क्या बेटिया, अल्फा/2 होगा क्या? अच्छा ठीक, शाबाश, अल्फा/2 होगा, ठीक कह रही है, ठीक। टेन अल्फा/2 की वैल्यू बोलो क्या होगी? एफ ई बाई एम जी है, एम जी बाई एफ ई, एफ ई बाई एम जी। अब ध्यान से सुनना, अब इसको एक लिक्विड में डुबो रहे हैं और एंगल सेम रह रहा है, इसका मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि बॉयंट फोर्स में जितनी कमी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/k फैक्टर से उतना ही कम होगा। क्लियर? आगे समझ में अब हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 का फिगर कहाँ है? ओहो ये है, ये तो 14 का है। An infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r/2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. इसकी ऐसी तैसी करूँ, the magnitude, अब क्या कर, मैं इसमें क्या करूँ बस? 14 डाउट है? 14 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार। हो गया? अरे क्या बात है लड़के, क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर से देखा, जिधर से एरो बनाया है इधर से देख रहा हूं, इधर से देखने पे ये वायर डॉट लगेगा, डॉट, ये डॉट दिखेगा। अच्छा, उससे √3/2a डिस्टेंस पर जरा चेक करो, एक प्लेट है कितने लेंथ की? ए लेंथ की है। अच्छा, जरा ये एंगल तो बोलना कितना है? 30। अच्छा, ये पूरा एंगल 60 हो गया। चलो हेक्सागन से कवर कर दो उसको, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन खत्म। अरे नहीं समझ में आया क्या? ये हेक्सागन से बंद हो जाएगा, ठीक। इस हेक्सागन से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? इसके अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका 1/6 आंसर है, ठीक। सही है ना? बढ़िया क्वेश्चन। क्या करते हो बे? क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18,
18 में डाउट नहीं, 19, 1 2 3 4, हट, अब जागा है 1 का डी ऑप्शन, द इक्विलिब्रियम फॉर कंस्टेंट मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ठीक है, इज स्टेबल फॉर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आएगा? इस जगह आएगा, ठीक है, और ये कह रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो देख लो जी, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर इस साइड में डिस्टर्ब करता हूं तो किस चार्ज का इफेक्ट बढ़ेगा? माइनस क्यू का बढ़ेगा, क्योंकि उससे डिस्टेंस कम होगी, ठीक, इससे डिस्टेंस भी कम होगी लेकिन इससे ज़्यादा तेजी से कम होगी इसकी डिस्टेंस से कंपेयर में, ये डोमिनेट करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव डोमिनेट करेगा, इसका मतलब इस पर इस साइड फोर्स लग जाएगा, और अगर बाहर जाएगा तो बाहर की ओर फोर्स लग जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कैसा हुआ? अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का बी और डी ऑप्शन, x बराबर इतना है, एग्जिस्ट इन स्पेस। देखो ऐसे किया जाता है ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। E बराबर, क्या इसको हम लोग वेक्टर आर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, चेक कर लो, है ना, सही है। इसको लिख रहा हूं वेक्टर आर आर कैप, ठीक, इसको कंपेयर कर रहा हूं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर आर कैप से। कह सकते हैं यहाँ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 है और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर की फील्ड के बारे में कमेंट किया जा रहा है, ठीक। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन बोला? बॉम्बे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, बताइए यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। फिर डी, चार्ज इनक्लोज्ड इन स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस एंड सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई? 3 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड कैसे निकालें? यूनिट रेडियस में 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 1 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू 3 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया आंसर यार, ये आंसर तो आ रहा है, दिया नहीं है? अबे इनकरेक्ट पूछा है यार। 12 13 14 14 बता दूं। A stationary electric dipole PK cap is situated at origin. A positive charge Q mass m executes circular motion of radius s at constant in the field of the dipole. देख लीजिए 14th क्वेश्चन के लिए अपनी अपनी क्लास नोटबुक निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जीवन पर्यंत काम आएगी, मरते वक्त भी। उस समय गंगा जल काम आता है, उस समय ये सब काम नहीं आता। क्या बोला था बेटा? किस क्वेश्चन में? यहां पर, हाँ हाँ, कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, अच्छा तो गलत दे रखा होगा। यार ये आ क्यों नहीं रहा? बड़ा परेशान करके रखा है यार।
हाँ देखते जाओ, ये एक डायपोल, ठीक है। अच्छा, इस डायपोल से थीटा एंगल पर आर रेडियस पर एक पॉइंट चार्ज ले लो क्यू, ठीक है। इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो अलोंग द डायपोल, डायपोल के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, अलोंग द डायपोल और परपेंडिकुलर टू द डायपोल, है ना। अलोंग द डायपोल कितना कंपोनेंट आएगा बच्चा? डायपोल, डायपोल का कंपोनेंट पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, समझ गए तुम लोग क्या सोच रहे हो। इसको इसको थीटा -90 कह सकते हैं। हाँ अब बोलो, अभी भी नहीं बोल पाओगे? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी करूँ सुअर। ये वाला डायपोल मूवमेंट हो जाएगा P cos थीटा -90, यानी कि P sin थीटा, और ये हो जाएगा P sin थीटा -90 मतलब -P cos थीटा। क्यों भाई, सही है? पक्का? देख लो, चलो इसी डायरेक्शन में आएगा, ये कहना चाहते हो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अबे थीटा π/2 से बड़ा तो cos थीटा निगेटिव होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। cos थीटा निगेटिव नहीं हो सकता। फिर तो इस पर लगा एक फोर्स, ये इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये फोर्स कब जीरो होगा? परपेंडिकुलरली आ जाएगा तब होगा जीरो। चलिए यहां से ही शुरू करता हूं, फिर मैं यहां से शुरू करता हूं। इस जगह है चार्ज पार्ट, यहां से यहां तक आने की बातें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक आने में जरा बताना तो सही, इस जगह पर सेंट्रीपिटल एक्स फोर्स जीरो, बोलो ना। तो यहां से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए, बताइए पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा पार्टिकल की। इस समय पोटेंशियल एनर्जी याद दिलाता हूं, इसके कारण से फील्ड इस साइड होगी, अरे होगी पोटेंशियल, पोटेंशियल। चलो उल्टा काम करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू बोलो बच्चों, जीरो होगी, कंफर्म। अच्छा चलो, अब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू बोलो कितनी होगी, इसके कारण बोलो, इस वाले डायपोल के कारण जीरो, जो होगा वो इस डायपोल के कारण होगा। अब तो सही लिखा है। अच्छा चलो, कितना पोटेंशियल होगा इस समय? क्या होता है, KP cos थीटा अपॉन r² होता है, सहमत हो? कब होता है? जब आप डायपोल के आगे होते हैं, और डायपोल के पीछे होते हैं तो -KP cos थीटा बाई r², यही होता है। तो यहां पर बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो। KP cos थीटा अपॉन r², माइनस इधर भी आएगा और -P cos थीटा में भी आएगा, तो वो माइनस माइनस हट गया। देखो यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव है कि पॉजिटिव है? थीटा देखो बेटा, थीटा 90 से बड़ा है ना, तो cos थीटा निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल निगेटिव है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो चार्ज पार्टिकल की निगेटिव होगी, सभी लोग सहमत हो? अच्छा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो, अब कितनी हो गई, निगेटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ½ mv² इक्वल्स टू -KPQ cos थीटा अपॉन r², यही होगा बच्चों, यहां तक सहमत हो? ठीक है, तो यहां से मैं mv²/r की वैल्यू निकालना चाहता हूं, कितनी आ रही है mv²/r की वैल्यू, देखो जरा कितनी आ रही है, -2KP cos थीटा इंटू Q अपॉन r³, ये आ रही है। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जरा जरा देखो तो सही, इस डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डायपोल इस डायरेक्शन में 2KP cos थीटा अपॉन r³ माइनस साइन के साथ होगा। अच्छा, तो फोर्स कितना लगेगा, इंटू Q, चेक करो क्या ये एग्जैक्टली इसी के बराबर आ रहा है, और ये तो मजा आ गया। इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब अगर तुम यहां से चार्ज एक डायपोल को फिक्स कर दो इस जगह, ध्यान से सुनना, ऐसे ही डायपोल को फिक्स कर दो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक चार्ज पार्टिकल को कहीं से भी छोड़ दो, बस छोड़ दो रेस्ट से, ऑटोमेटिकली वो सर्कल में घूमेगा, ऑटोमेटिकली, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप यहां से यहां ऐसे ऐसे घूमेगा, ऑसिलेट करेगा एक्चुअली में।
हाँ हाफ सर्कल नहीं है। ऑटोमेटिकली कर क्या हो क्या रहा है, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है, ध्यान से सुनना, स्पीड बढ़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। सेम तरीके से जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, एग्जैक्टली बराबर आ रहा है हर बार। इस कार से ट्रैप हो गया, ये हमेशा सर्कल में टका टक टका टक टका टक ऑसिलेट करेगा। बोल क्वेश्चन गलत, हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये नोट करो, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, पता नहीं अंदर से आवाज आती है, जेई में आने की संभावना है बहुत ज्यादा। और इसका कंक्लूजन जरूर लिख लेना कि 90 डिग्री से पार्टिकल को छोड़ने पे विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इफ डायपोल इज फिक्स, डायपोल इज केप्ट फिक्स। दिख रहा है आराम से? हाँ सबको क्या मैसेज पहुंच गया था भाई मेरी क्लास का? किसने? एसपी सर ने बता दिया था? ठीक, अब इस क्वेश्चन को देख लें। A stationary electric dipole is situated at the origin. A positive charge q, mass m, executes circular motion of radius s at a constant speed in the field of the dipole. ये क्वेश्चन यानी कि अलग है भाई, ये वो नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। Characterize the plane of orbit is the speed of charge particle is, the speed of charge particle is angular momentum of charge, angular momentum of charge. कांस्टेंट स्पीड से कैसे घूमेगा? हम्म, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कांस्टेंट स्पीड से घूमना। तो नहीं, एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क कर रहा होगा तो नहीं, तो स्पीड जो है वो जो भी होगी वो फिर तो कुछ भी हो सकती है। अगर एक्सटर्नल एजेंट है तो वो कितनी भी स्पीड से चला देगा, क्या दिक्कत है? पता ही नहीं है वो कैसे लग रहा है। नहीं, कुछ झोल है इस क्वेश्चन में। एक बार ये क्वेश्चन सोचने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा। थ्री क्यू पी 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। रुक जाओ, कुछ और हो सकता है, हम कुछ और सोच रहे हो, क्वेश्चन ही कुछ और हो।
ये भी तो हो सकता है कि ये डायपोल हो और ये ऐसे रेडियस में घूम रहा हो। देखे सारे पॉसिबिलिटी है। हाँ, देना तो चाहिए, मतलब अब तो अपन जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन किसी तरीके से हाँ सही बना दें, क्योंकि बेचारे बनाने वाले ने बड़ी मेहनत की होगी। अगर कुछ समझ में आ जाए तो वो देखते हैं। हाँ हो जाएगा, ठीक है, सही है। देखो क्या है, ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है डायपोल में जहां पर फील्ड जो है ना वो डायपोल के परपेंडिकुलर होती है, नेट फील्ड। ठीक है, पता है ये रोडो क्वेश्चन है। वो थीटा कितना होगा ये हमें निकालना होगा, वो डिस्टेंस कितनी होगी हमें निकालनी होगी, जहां पर नेट फील्ड डायपोल के परपेंडिकुलर आ जाए। आया समझ में? तो उससे उसी उसी पर्टिकुलर उस पर काम कर सकता है, घूम सकता है ये। तो यहां पर देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, खत्म करते हैं। तुम कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूं। पेन उठाओ। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? ठीक, अरे ठीक है यार, थोड़ी इज्जत दे दो यार। मैं गलत क्वेश्चन करने के पहले 10 बार सोचता हूँ कि कुछ हो सकता है अच्छी चीज सीखने को मिल जाए, तो ठीक, वो अपन तो अच्छी चीज निकालें उससे, है ना? तो इस पर लगा इस साइड, इसके कारण फील्ड हो गई 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये वाली फील्ड जो है इस साइड वाली, इसके कारण इधर आएगा kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, यही आएगा। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना? तो टेन थीटा की वैल्यू हमने रखी 2 kp, 2 कॉट थीटा आ गया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? √2। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2 पर ऐसा होगा। क्लियर? अगर थीटा इक्वल पर होगा तो यहां पर वो सर्कल में इस ऑर्बिट में घूम सकता है, इस ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से घूम सकता है। अब वो कांस्टेंट स्पीड कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू को किससे इक्वेट कर देंगे? mv²/r से। करिए और चेक करिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट जल्दी करो। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, क्लास नोटबुक में नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ये क्योंकि ये स्पेशल केस वाले क्वेश्चन है। टू केपी कॉस थीटा साइन थीटा आर क्यूब, केपी साइन थीटा कॉस थीटा आर क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगी फील्ड इंटू क्यू इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ से आर स्क्वायर बचा और मैं लिखने जा रहा हूँ kp/q अपॉन आर स्क्वायर 3/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू टेन थीटा के टर्म्स में बोलो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 2√2 अपॉन 1 + √2 का स्क्वायर मतलब 3, ये आ गया mv²। चेक करो आंसर आ रहा है क्या? आंसर क्या आ रहा है? √2 k की वैल्यू डाली है इन्होंने कि नहीं डाली है? pq अपॉन 4πε0 r², यही दिया आंसर। चेक करो। नहीं है? नहीं है तो फिर अपन ने कुछ गलती की है, चेक, वो भी चेक कर लो एक बार वापस से। भाई इसका, ये वाले फील्ड का ये कंपोनेंट 2 kp कॉस थीटा साइन थीटा बाई आर क्यूब। अरे ठीक तो है, सही तो है भाई, सही है, सही है, गलत कुछ भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एस बताना है, आर नहीं बताना है। अरे एस बताना ना यार, तो आर को रिप्लेस करो ना भाई।
है ना। एस बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू एस अपॉन साइन थीटा वहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला जो कैपिटल आर लिखा हुआ है इसको पुट रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। निकालो आंसर। राजा साहब बन के बैठे हैं, बगल वाले कह रहे हाँ हाँ हाजिर हो। आ गया नहीं, कहाँ आंसर, हम आज तक आंसर निकाल ही नहीं पाए जीवन में। हाँ 3 PQ अपॉन 4√3, सॉरी √3 आ रहा ना, √3 कहाँ आ रहा है पे, नहीं आ रहा, आ रहा है √3। √2 PQ अपॉन 4πε0। आर की वैल्यू कितनी है, एस अपॉन, तो एस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 2/3, साइन स्क्वायर आएगा ना, तो 2/3 आया यहां से, तो ये तो बिल्कुल ही अलग आ रहा है। अरे भगवान, मैं भी काफी बढ़िया बढ़िया गलती कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार शानदार गलतियां की हैं, देखो जरा संगति का असर देखिए भाई साहब, क्या खतरनाक होता है। आप ये देखें, खतरनाक मतलब कुछ भी रैंडम, यहां पर आ रहा है ये वाला आर है, और यहाँ md²/r में ये वाला आर, ये दोनों आर इसकी ऐसी की तैसी सेम है। क्या यार, गजब असर है भाई तुम लोगों का, है खींच लिया हमको पकड़ के तुमने। दोबारा करो दलाइको, जहर घोल दिया मेरे जीवन में, जल्दी करो। तुम्हारे साथ करने का मतलब अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। आज तक हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई नहीं, लेकिन गजब संगत का असर है भाई। अरे क्या जादू टोना करवाए हो बे तुम, हैं? इसकी वैल्यू डालने फैक्टर वाला आ गया। आ गया, ठीक। हाँ फाइनली क्या कह रहा है, ये एग्जाम में छोड़ने वाला सवाल है। शर्म तो आ नहीं रही, इतनी मेहनत करवा दी हमसे। अच्छा क्या क्यों कर रहे हैं सर, ये तो छोड़ने वाला सवाल है। भैया ये देख लो आ रहा है, इससे इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो, आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19th का ए ऑप्शन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इज 40/r माइनस σ²/t, तो सही होना चाहिए। अरे सरफेस टेंशन के कारण वो कंप्रेस होने की कोशिश करता है,
सरफेस टेंशन एक दूसरे को पकड़ के खींचता है ना, सरफेस एरिया कम करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि चार्ज होने पे क्या होगा, बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक, 20, 21, 21 का सी ऑप्शन। अ कंडक्टर ए इज गिवन ए चार्ज ऑफ अमाउंट प्लस क्यू and then placed inside an uncharged deep metal can B without touching it. ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसका कौन सा ऑप्शन बोला है? C. If B is earthed, B को अर्थ कर दिया, the potential of A is reduced. अगर हमने B को अर्थ किया है तो पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। पहले ध्यान से सुनना, A पर चार्ज था कुछ प्लस क्यू, तो यहाँ B पर भी प्लस क्यू आ गया होगा बाहर, इसके कारण से फील्ड लाइन होंगी, इनफाइनाइट से यहाँ तक आने में वर्क करना पड़ रहा होगा। लेकिन जैसे ही अर्थ करोगे, बाहर की फील्ड कितनी हो जाएगी, बाहर का चार्ज 0, तो बाहर से यहाँ तक आने में कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, और अंदर वैसे ही का वैसा रहेगा, तो अंदर जितना पहले वर्क करना पड़ रहा था उतना अभी वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? 22, 23, 24, 25, 26, 26 बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कोन वाला क्वेश्चन है क्या, जान लीजिए। एक कोन के एपेक्स पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वही एल लेंथ की डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। कारण देख लीजिए क्यों। भाई यहाँ से स्ट्रिप लीजिए x डिस्टेंस पर, और यहाँ से स्ट्रिप लीजिए x रेडियस की, चेक करिए सेम पोटेंशियल आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान रख लीजिए, कोन के एपेक्स पर और डिस्क के सेंटर पर फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आएगा पोटेंशियल का, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। अब हो जाएगा 27। हाँ, नहीं फ्लक्स की जरूरत ही नहीं, पोटेंशियल पूछा ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी होती तो फ्लक्स वगैरह देखते। 27, 28, 29, 30, 31 कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड नंबर आज मिला है, इसका दर्शन आज हुआ है। चलिए फिर आगे का पढ़ा देता हूं। आगे मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी की ग्रेविटेशन की, हाँ एक दो ग्रेविटेशन की कुछ पॉइंट्स हैं वो बता देता हूं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, इलेक्ट्रो लास्ट टाइम में कहाँ तक क्या बता दिया था, क्या बता रहा था लास्ट मोमेंट पर? क्या याद आ गया, याद आ गया, देख ठीक, चल बढ़िया। इसका बोर्ड डिलीट हो गया क्या? सेंसर
ठीक है, तो क्या तरीका होता है भाई? ये सही, अच्छा लग रहा है भाई। हाँ? हट, यही लेंगे, मन है मेरा। हाँ भाई, आप एक चीज आपसे बोली थी कि ये एक स्फेयर और एक स्फेयर इसी के जस्ट बगल में, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अबे ये क्या हो रहा है? ये सिंपल सिंपल मत करो, सिंपल कोई काम नहीं होता, जेईई में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। हाँ, अब देखो ना कितना बढ़िया है, तो खिकी खिकी मत करो बे। हाँ, अब जरूर करोगे। तो यहां पर इस वाली साइड माइनस रो चार्ज डेंसिटी का था और ये वाला प्लस रो का था। ठीक है, यहां पर इस जगह थीटा एंगल पर जब हमने इसको इस तरीके से सबमर्ज किया हुआ है, मतलब एक दूसरे में मिक्स कर दिया, ओवरलैप करा दिया है, तो ये लेंथ कितनी होगी ये वाली? तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं, जितनी ये लेंथ होगी उतनी वो लेंथ होगी। ये कैसे? यस सर तो कह दिया, देखो कैसे भाई। हाँ, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तो नहीं है, एक पिछले वाले स्फीयर का सेंटर है, एक पिछले वाले स्फीयर का सेंटर है ना भाई, और एक जो है वो अगले वाले स्फीयर का सेंटर है। क्या नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा अच्छा, यूं है, ठीक है, मतलब मेरी इच्छा पूरी नहीं करे तो गए। यस सर, अब ठीक हार्ड। आठ ठीक है, आठ ठीक है ना? हाँ, ठीक। हाँ, ये इसका सेंटर, इसके सेंटर से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये डिस्टेंस है r, और फिर अगले वाले के सेंटर से, मतलब जो अगला वाला स्फीयर होगा उसका सेंटर थोड़ा आगे हो गया, यहां पर हो गया, ठीक, उसके लिए ये r होगा। ठीक, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं ये लेंथ कितनी है, ये एक्स्ट्रा लेंथ। तो अगर मैं कह रहा हूं ये दो लाइन लगभग पैरेलल हैं, तो ये जितना एक्स्ट्रा है उतना ही तो ये भी एक्स्ट्रा होगा पीछे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, चलेगा भाई? अच्छा, इस परपेंडिकुलर को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं क्या है। जो मैंने यहां पर ओवरलैप किया है दो स्फीयर को, उनके भी सिमेट्रिकल सेंटर से मैं बात करने जा रहा हूं। एक ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अगर ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी अगर ये एंगल थीटा है? तो बोलो, अगर ये, अच्छा फिर थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि तुम लोग की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है ना बच्चों। ये d साइन थीटा होगी, d साइन थीटा, d कॉस थीटा। हम तो शुरू से सर d कॉस थीटा ही कह रहे थे, है ना? हाँ, गधा कहीं। तो d कॉस थीटा
ध्यान से सुनो, ये विड्थ है डी कॉस थीटा, ये वाला एरिया छोटा सा डीए ले लेते हैं इंटू डीए, डी कॉस थीटा ये लेंथ इंटू डीए, वॉल्यूम आ गया। इसमें यहां पर कौन सी चार्ज डेंसिटी है, प्लस ले लो माइनस ले लो जो तुम्हारा मन करे, माइनस थी तो माइनस रो। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल पास पास सबमर्ज कर दिया है तो लगभग एक थिन लेयर होगी, उस थिन लेयर पर अगर मैं यहां की चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये सिग्मा डीए के बराबर होगा, यही चार्ज। तो चेक करो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस रो डी कॉस थीटा आ रही है। क्या मैं कह सकता हूं सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, अरे होगा। इसका मतलब एक प्लस रो और माइनस रो के स्फीयर को अगर आप मिला देते हो, उनके सेंटर की डिस्टेंस को नेग्लिजिबल स्मॉल रखते हो, तो जो तो क्या बचेगा, एक ऐसा स्फीयर बनेगा जिसके अंदर चार्ज बोलो कितना होगा, जीरो, जीरो होगा। ठीक है, बाहर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बोलो, थीटा कहां से लिया गया है, जहां से दोनों को सेंटर को मिलाया गया तो वहां से थीटा लिया गया है। किसी भी पॉइंट थीटा पर, थीटा एंगल पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा नॉट कॉस थीटा होगी, अरे होगी। अब तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए सिग्मा नॉट कॉस थीटा चार्ज डेंसिटी वाले शेल पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस थीटा है, तो बताइए अंदर फील्ड कितनी होगी, आंसर है यूनिफॉर्म होगी, गारंटी है। एक शेल को सिग्मा नॉट कॉस थीटा अगर चार्ज दिया जाए तो गारंटी है अंदर की फील्ड यूनिफॉर्म होगी, है कि कैसे यूनिफॉर्म होगी, वापस आओ। किस रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म थी, याद आया। अब इसको पूरा आपने ओवरलैप करा दिया तो यही रीजन तो पूरा बन गया। और इस फील्ड की वैल्यू क्या थी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी थी। रो डी की वैल्यू को आपने क्या रखा है, रो इंटू डी की वैल्यू को सिग्मा नॉट, तो आंसर हो गया सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड इनसाइड द स्फीयर एवरीवेयर। अरे समझ में नहीं आया। अब आपसे पूछा गया सिग्मा नॉट कॉस थीटा, ध्यान से सुनना, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, एक स्फीयर को मैंने चार्ज दिया, ठीक, बताओ इस स्फीयर से r डिस्टेंस पर या 2r डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे। एक डायपोल के एक्सेल पोजीशन पे जो फील्ड की वैल्यू होती है 2kp/r³। सर ये डायपोल कैसे है, प्लस रो माइनस रो, ये सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानो डायपोल बन गया, इसकी एक्सेस पे फील्ड पूछी जा रही है। अरे बता पाओगे, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई बात, इस बात को नोट कर लीजिए, ये रोडो के क्वेश्चंस हैं। ये स्पीकर आवाज किधर दे रहे हैं, उन दीवारों को, इको आ जाती है।
हो गया भाई, नोट कर लिया? चलिए, हाँ बेटा। हाँ लेकिन नहीं, मैं उसके लिए रो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी कर रहा हूँ ना, इन्फिनिटी इंटू जीरो एनी फाइनाइट क्वांटिटी हो सकती है। रो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सोचो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए पॉसिबल है। मतलब ऐसे केस में अगर मुझे सिग्मा नॉट को फाइनाइट करना है तो मैं रो टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट कर दूं। नहीं नहीं, एक बार इसको चेक करना, अब इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। एक बार वापस से करो उसको, ठीक है? अब इस बात का ध्यान रखते हुए कि रो जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक? हाँ भाई, तो ये हो गई बात। अब इसके बाद कंडक्टर में किसी को डाउट है? नहीं है। ग्रेविटेशन में मैं जो बताना चाहता हूं वो ये कि कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं सीधा सीधा ग्रेविटेशन में, तुम्हें क्वेश्चन आता तो बढ़िया बात, रुकूंगा वरना नहीं रुकूंगा, ठीक? एक ही क्वेश्चन है काम का। बाइनरी स्टार के सवाल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? नहीं आता? बहुत सिंपल है बाइनरी स्टार तो, है ना? तो रिवाइज कर लेना एक बार। मैं तो पूछने जा रहा हूं, एक बार वो देख लेते हैं तुम्हें आता है कि नहीं आता। ये है अर्थ या कोई भी स्फेरिकल प्लैनेट, यहां से थीटा एंगल पर एक पार्टिकल को v नॉट स्पीड से फेंका गया, इसका मास m है, इसका कैपिटल m है, और जो पार्टिकल है ना उसकी स्पीड जो है वो अंडर रूट gm/r है, मतलब उतनी है जितनी r रेडियस पर ऑर्बिटल स्पीड होती है उतनी है। आपको बताना टाइम ऑफ फ्लाइट, आता है ये? हाँ, कैसे करते हैं? उसके टाइम कैसे निकालोगे? चलो अच्छा करो, एक बार करो, देखते हैं। अरे कर, S2 कर रहा है। जल्दी करो फटाफट। जब आईपैड से लिख रहा था तब दिख रहा था।
हाँ भाई, कुछ स्ट्राइक किया। करो करो करो, हो नहीं पा रहा बस, हम बता देंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। अच्छा चलो एक काम करो, तुम इसको आसान कर देता हूं, ये मत निकालो, निकालो मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सेंटर निकाल दो, सरफेस निकाल दो, जो मन करे। चलो इतना काम करो, ये तो ठीक है। हाँ ये करो, चलो। देखे कितने होशियार लोग हैं यहाँ पर। चलो देखो ध्यान से सभी लोग, एक, अरे ये हुई ना बात यार, यही तो सुनना चाहते हैं लोग, करने की इच्छा जताए। क्या उम्मीद लग रही है? बता कितना आंसर आ रहा है? इक्वेशन आ गया है, आंसर नहीं आ रहा है। ओ हो, आ जाएगा मतलब, ये कंफर्म है। चलो देखो ध्यान से, अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, क्वाड्रेटिक बन रहा है, ओके। क्यों बन रहा है? नहीं बनना चाहिए। हाँ थीटा ले लो भाई, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बिल्कुल सही बात, इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात। वी नॉट कॉस थीटा बाई, ना डायरेक्ट नहीं कह सकते, वेरिएबल है ना फील्ड, इसलिए। हाँ जी, तो चलो एक बार मेरी भी सुनी लो, है ना। चलो ये बताओ कि इस समय टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पार्टिकल की कितनी आएगी, जरा ये निकाल लेते हैं। माइनस जी स्मॉल एन कैपिटल एन बाई 2r, ये निकाल ली, यहां तक सब लोग सहमत हो? अच्छा ये किस ऑर्बिट में घूमेगा, एलिप्टिकल या सर्कुलर? अच्छा एलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया है? क्या होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला? माइनस जी स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन 2a, पढ़ा है?
जरा कंपेयर करो दोनों को आपस में। आर बराबर यानी कि सेमी मेजर एक्सिस कितनी होनी चाहिए, आर के बराबर होनी चाहिए। अच्छा इस समय पार्टिकल कहां पर है, आर के बराबर डिस्टेंस पे है। तो जरा बताओ इलिप्स में कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां से फोकस की डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस के बराबर होती है। फिर से बोलता हूं, इलिप्स में ऐसे कौन सा पॉइंट होता है जहां पर उसकी फोकस से डिस्टेंस वही होती है जो सेमी मेजर एक्सिस होती है। पता है आपको, मैं बता देता हूं। जहां पर सेमी माइनर एक्सिस इंटरसेप्ट करती है, ये और ये दोनों डिस्टेंस ए के बराबर होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि याद करो समेशन हर पॉइंट पर 2a के बराबर होता है। तो ये इकलौती जगह है जहां पर पार्टिकल की डिस्टेंस फोकस से वही होती है जो सेमी मेजर एक्सिस होती है। ठीक, सेमी मेजर एक्सिस इस केस में कितनी है, आर, और पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये वही पॉइंट है, यानी कि ये वही पॉइंट है। नहीं समझ में आया, आया? ठीक, ये यही पॉइंट है, तो इसका मतलब इसका इलिप्स ऐसा होगा। होना चाहिए, ठीक, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस बोलो, अरे बोलो ना यार, ए के बराबर होनी चाहिए। तो आंसर आ गया मैक्सिमम हाइट इज आर, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सरफेस इज आर। ये खत्म। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे आज। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक, क्या मैं इसका टोटल एरिया निकाल सकता हूं बच्चों, पूरे एलिप्स का, पूरे पाई ए बी, बहुत बढ़िया, पाई ए बी, ये होता है टोटल एरिया। ठीक, अच्छा जो यहां पर इसने ट्रेवल किया है, इसके रेडियस वेक्टर ने जो एरिया कवर किया है वो ये वाला एरिया कवर किया है। ध्यान से सुनना यार, एक गड़बड़ कर दी, वो डिस्टेंस आर जो है सरफेस से नहीं होगी, यहां से सरफेस से तो कुछ और होगी, है ना, थीटा के टर्म में आएगी, आनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, वो डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं। ये होगी आर और ये कितना होगा, आर कॉस थीटा। क्यों भाई, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस आर कॉस थीटा। अच्छा सरफेस से फिर कितनी होगी, आर कॉस थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस जो बची सरफेस से, जो आंसर है हमारा, वो तो हो गया आर कॉस थीटा, जिसको मैं आर बोल रहा था। आर तो भाई, आर तो सेमी मेजर एक्सिस का आधा होगा ना, अरे मेजर एक्सिस का आधा होगा ना आर, लेकिन यहां से अगर सीधी सीधी लाइन, लेकिन अर्थ तो कर्वेचर है ना ऐसी, तो सरफेस से निकालनी है ना, तो फोकस से पहले तो डिस्टेंस बोलो कितनी होगी, ये कैसे निकाला, आर प्लस आर कॉस थीटा, कैसे, ये हो गया आर और ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो गया। अच्छा तो सरफेस से निकालने के लिए तो उसमें आर माइनस करोगे नहीं करोगे, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, आर कॉस थीटा। अभी समझ में आ गई बात, ठीक, तो पहले पार्ट का आंसर समझ में आ गया। ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं, टाइम के लिए क्या करें, ये वाला एरिया बोलो बच्चों, ये वाला एरिया, ये तो ए बी हो जाएगा, पाई ए बी बाई 2, पाई ए बी बाई 2, सही है, प्लस ट्राइंगल का एरिया। यार भाई ये भी लेना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता क्या भाई, जो रेडियस वेक्टर एरिया स्वीप करता है वो ऐसे तो लेते हैं, फोकस से मिलाने वाला नहीं पता क्या। अरे यार इलिप्स में यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो यही तो बोलते हैं, ये वाला एरिया टोटल एरिया का जितना फ्रैक्शन होगा टोटल टाइम का उतना ही फ्रैक्शन होगा। हाँ तो ये एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल का एरिया बोलो कितना होगा, ये चीज है बी, 2b है, और ये क्या चीज है, आर कॉस थीटा। तो क्या लिखे, बी आर कॉस थीटा। चलो डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन कितना आया बोलो, बी 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 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये जाओ। ठीक है, अब देख लो, पाई ए की जगह आर, पाई आर बाई 2 प्लस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चा पार्टी, पाई आर, शाबाश, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, ए क्यूब बाई जी एम, और ए की वैल्यू किसके बराबर है,
तो r³ हो गया ये आंसर। टोटल टाइम का उतना ही फ्रैक्शन होगा एरिया जितना टोटल एरिया का फ्रैक्शन होगा, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, सही, नोट कर लीजिए। अभी बताता हूं, एक बार नोट कर बताता हूं। तो है बढ़िया चीज, पता चल गई। अभी देखो इसका एक अभी तो यूज बचा ही है, एक यूज तो बताया ही नहीं। कितना कर लिया? ठीक, अगला चीज देखो। ऐड पेज कर दो। पीछे शेयर सबसे ठीक, क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये अर्थ की सरफेस से एक पार्टिकल को रेडियल डायरेक्शन में v0 स्पीड से फेंक दिया गया, और v0 की वैल्यू है √gm/r। पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। पहले तुम दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट रेडियल डायरेक्शन में फेंका गया, खेल लो बेटा खेल लो। क्या करें बता, बोल बोल, सही बोल रहा है, हिम्मत कर। फिर आंसर कैसे निकालें? थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दो यार, वो पिछले क्वेश्चन में खत्म हो गया। थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आंसर आ गया। तो भाई चेक करो, उसमें थीटा तो 0 डालोगे है। तो सोचो अब आप जो है ऐसे ऊटपटांग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो कि ऐसे वर्टिकल फेंका हुआ टाइम खींच लिया, जो कि सुनने में लगता है कि ये तो इंटीग्रेशन बहुत गंदा सा आएगा, ऐसा फील आता है। तो इसका टाइम कितना है आप जरा बताना, थीटा की वैल्यू डालने के बाद π/2 आएगा, π/2 +1, इसको ब्रैकेट डिवाइडेड बाई पाई ऑफ 2π√r³/g। हो गया जी, ये हो गया कैंसिल और ये आ गया आंसर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, वाह। फाइनल आंसर इज 2 + π√r³/gm इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, समझ में आ गया। तो ये ग्रेविटेशन की चीज थी जो मुझे बतानी थी, इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस में पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल है। आगे बढ़ता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशन पहले खेल लेते हैं आज की क्लास में, फिर अगली क्लास में थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया और भी चीजें बताऊंगा आपको। डेफिनेशन में सबसे पहली चीज, करंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है।
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गिवन सरफेस और थ्रू एरिया होता है। किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होता ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट, नहीं होता। अगर यहाँ से चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं और किसी ने ये एरिया लिया और उसने कहा इस एरिया से करंट बताइए, इस सरफेस से करंट बताइए, तो जाहिर सी बात है इसके आधे सरफेस से करंट कम हो जाएगी या उतनी रहेगी। अगर यहाँ से पूरे सरफेस एरिया से मैं करंट पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, पूरे सरफेस एरिया से जो चार्ज गया है डेल्टा क्यू और डेल्टा टी टाइम में गया, तो यही तो करंट की वैल्यू होगी। ठीक, तो आधे सरफेस एरिया से क्या भी यही वैल्यू आएगी क्या? आधे से आधा आएगा भाई। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव उसे कहते हैं जो पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है चीजों को डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं हो, उसे इंटेंसिव कहते हैं। ठीक, अब तो मैं और फील दिलाता हूं, फील देखना। एक्चुअली में करंट डेंसिटी इज मोर फंडामेंटल देन करंट, और करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन है NEBD। ध्यान रखना, जिसको तुमने डिराइव करते हो ना, वो एक्चुअल में करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है। ये करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है। और पता है करंट डेंसिटी इज मोर फंडामेंटल बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज, इट इज फ्लक्स ऑफ G through given area, through given surface area। अब तुम्हें फील आएगी, अगर करंट जो है ना वो फ्लक्स है, अगर करंट फ्लक्स है किसी वेक्टर का, तो स्केलर है कि स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, प्लस माइनस लेकिन आ सकता है। एरिया वेक्टर और जे वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो प्लस, अपोजिट हुआ तो। लोग कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन होता है तो फिर भी करंट वेक्टर नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है एक्चुअल में। इसका आंसर हम देते हो करंट जो है वो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए ऐसा करता ही नहीं। ये क्वेश्चन ही फॉल्ट है। करंट का डायरेक्शन होता ही नहीं है। करंट इज ए फ्लक्स, और फ्लक्स के प्लस माइनस साइन का मीनिंग क्या होता है? वही करंट के प्लस माइनस साइन का मीनिंग होता है, डायरेक्शन नहीं होता करंट का। समझ में आ गई बात? तो करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। ठीक बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना। स्टडी करंट आपके सिलेबस में है, कोई डेफिनेशन बताएगा स्टडी करंट की? यही आपके सिलेबस में है। सर सुनी पहली बार है, आप कैसी कैसी बातें बता रहे हो? जहां पर करंट है वहां गिवन वॉल्यूम में, किसी भी गिवन वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ चार्ज अगर कांस्टेंट है, किसी भी गिवन वॉल्यूम, कोई भी गिवन वॉल्यूम ले लीजिए, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट है तो ऐसी करंट स्टडी करंट कहलाती है। ठीक, ड्यूरिंग द चार्ज फ्लो if amount of charge in any arbitrary given volume remain constant then current is called steady current। लिखिए इस बात को। हाँ, नहीं, पहली बात तो ये समझो कि जब भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो मटेरियल की चीजों को चेंज नहीं करते हैं, हम इमेजिनरी उसका एरिया आधा सोचते हैं, एक्चुअल में नहीं किया जाता है। ठीक, क्या ये बात बच्चों समझ में आई? लिख ली? कंफर्म? चलिए, अगर आपने लिख लिए तो मैथमेटिकल कंडीशन बताता हूं स्टडी करंट की, अगर समझ पाए तो समझिएगा। थ्रू एनी क्लोज्ड वॉल्यूम if J dot dA is 0, this is the condition of study। बताओ क्यों ऐसा भाई? अगर कहीं भी एलिमेंट का चार्ज कांस्टेंट है तो बताइए इसमें जितनी करंट आ रही होगी उतनी करंट बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? गारंटी है। उसको स्टाइल में लिखने का तरीका, ठीक, लिख लीजिए इसको।
ठीक, चलिए क्वेश्चन को करिए फटाफट, देखते कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन बाद में करें, उससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, उसको प्रूफ करिए। इन यूनिफॉर्म conducting wire having steady current comma charge density is 0 everywhere inside the wire. Prove this. करिए प्रूफ। चार्ज डेंसिटी ही जीरो, एक्यूमुलेट तो छोड़ो, यही तो मजे की बात है। ये तो स्टडी करंट की डेफिनेशन है क्या, कि चार्ज गिवन वॉल्यूम में कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, अब ये प्रूफ करना है कि अगर ये यूनिफॉर्म वायर हुआ तो वो चार्ज भी जीरो होगा। चार्ज में चेंज तो छोड़ो, हर गिवन वॉल्यूम का चार्ज भी जीरो होगा, ये प्रूफ करिए। क्यों, वो तो आइसोलेटेड कंडक्टर था, ये आइसोलेटेड कंडक्टर थोड़ी ना है, ये तो बैटरी से जुड़ा हुआ कंडक्टर है। वहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ करती थी, यहां जीरो होती है क्या, ई बराबर रोजे, यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है क्या, नहीं होती ना, ई बराबर रोजे फॉलो होता है। कौन सा लॉ है ये, ओम्स लॉ। चलिए कोशिश करिए, ई बराबर रोजे, या फिर इसको इसी तरीके से लिखते हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई। पहले ये तो आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक इस वायर के अंदर जूम कर रहा हूं, ठीक, जूम कर दिया। इस वायर के अंदर इनसाइड हर जगह चार्ज डेंसिटी जीरो होगी, अंदर चार्ज नहीं हो सकता वायर के अंदर कहीं पर भी। या तो Q जीरो है, थोड़ा और सोचो। क्वेश्चन समझ में आया भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन भी है, ये समझ में नहीं आ रहा है ये तो हम अभी ऑब्वियस समझा करते थे, क्वेश्चन भी हो सकता है, या ये होता भी है, इस तरीके की चीजें आती हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, कोई भी क्लोज वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक, इस क्लोज वॉल्यूम में अभी भी क्या सीखा है, क्लोज इंटीग्रल जे डॉट डी ए, जीरो इज द कंडीशन ऑफ स्टडी करंट। अभी भी एक और चीज सीखी है ओम्स लॉ से, जे की वैल्यू सिग्मा ई डॉट डी इक्वल टू, बोलो यूनिफॉर्म है तो सिग्मा बाहर आ सकता है, ए डॉट डी इक्वल टू, बोलो सिग्मा ई डॉट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी पता है क्या होता है, मैं बताता हूं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हर वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना है, जीरो। इसका मतलब रो चार्ज जीरो होगा तभी ऐसा पॉसिबल। हाँ, अब आता है क्वेश्चन, जब ये प्रूफ करते हो तो ही तो क्वेश्चन आता है कि फिर करंट फ्लो कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही। हाँ बोल, करंट चार्ज होता होता तो इस सेक्शन में पूरे में करंट है लेकिन चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है। अब क्वेश्चन आता है इसका,
इसका क्वेश्चन ये है कि ये बताओ चार्ज आपने कहा 0 है, ठीक, और फिर आप यूज कर रहे हो J इक्वल्स टू सिग्मा E, और आप कहते हो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, फिर ये आई कहां से, है ना, चार्ज तो 0 है तो फील्ड कहां से आई। तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज होगा जरूर, तो कहां होगा अगर अंदर नहीं हो सकता, सरफेस पे। ध्यान रखिएगा जब भी कोई किसी करंट करेंगे वायर में करंट स्टडी करंट फ्लो करती है तो गारंटी है सरफेस पे चार्ज होगा। और उस सरफेस चार्ज के कारण अंदर क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर, इस बात को मेंशन कर लीजिए। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया, पता है तुमको, नहीं तो तुम कहोगे सर ये सिलेबस के बाहर की चीज पढ़ा रहे हो। एनसीईआरटी तो सिलेबस के बाहर नहीं है भाई, एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर नाम की एक चीज आती है एनसीईआरटी। इफ, मैं लिखवा देता हूं, इफ अ कंडक्टर इज हैविंग नॉन जीरो स्टडी करंट, इफ a conductor is having a non-zero steady current, then surface charge must be present on the conducting wire, then surface charge must be present on the conducting wire। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में सर्किट वाले क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे हम लोग।